नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज हम लोग महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा योजना के गुण और दोष का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा यानी कि बुनियादी शिक्षा की गुणों की चर्चा कर लेते हैं। गुण में पहला गुण है वैज्ञानिक आधार। बेसिक शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी मानी गई। बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा क्रियात्मक पाठ्यक्रम पर विशेष बल देती है और अध्यापकों तथा पुस्तकों के स्थान पर इस शिक्षा में बालक को प्राथमिकता दी गई है। इस शिक्षा प्रणाली में बालक किसी हस्तकला के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है। इस प्रणाली में उसे करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है। करके सीखने से बालकों को विषय का एक निश्चित ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसे आत्मदर्शन का पर्याप्त अवसर मिलता है। इस कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह शिक्षा प्रणाली अत्यंत उपयोगी है या लाभकारी है। बेसिक शिक्षा का जो दूसरा लाभ है वह शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी है। शैक्षिक दृष्टि से भी बेसिक शिक्षा योजना अत्यंत आवश्यक है। इस योजना द्वारा बालक को जो शिक्षा प्राप्त होती है वह स्वाभाविक होती है और अस्थायी होती है। बेसिक विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम का सीधा संबंध बालक के जीवन से होता है। अतः बालक को जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसका प्रयोग वह अपने भावी जीवन में करने में समर्थ होता है। जो बेसिक शिक्षा योजना का तीसरा लाभ है वह है आर्थिक दृष्टि से लाभदायक। बेसिक शिक्षा आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी मानी गई है, क्योंकि इस शिक्षा द्वारा बालक की गरीबी दूर होती है, या यूँ कहें कि इस शिक्षा द्वारा बालक अर्थोपार्जन करता है। कुटीर उद्योग धंधे, चूंकि कुटीर उद्योग धंधों के विकास के लिए बुनियादी शिक्षा योजना वरदान सिद्ध होती है। चूंकि बालक हस्तकार के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है इसमें, इसलिए यह शिक्षा प्रणाली बेकारी की समस्या दूर करने में सहायक होती है। इस संबंध में मुखर्जी ने कहा है कि बुनियादी शिक्षा का प्रयोजन बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है। विद्वान भी ये मानते हैं कि बेसिक शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, वह बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है। दूसरा लाभ यह है सामाजिक दृष्टि से उपयोगी है यह शिक्षा। बुनियादी शिक्षा योजना सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी मानी गई है। इस योजना द्वारा बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों के मध्य जो खाई है उसको पाड़ने का काम किया जाता है। सामाजिक संघर्षों को समाप्त करने का काम किया जाता है। गांव और शहर के मध्य भेदों को दूर करने का कार्य होता है और
हाथ का कार्य मस्तिष्क के कार्य से कम उपयोगी नहीं है, इस भावना को विकसित करने का कार्य किया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह सामाजिक जो वैमनस्यता है, सामाजिक जो दूरियां हैं, उसको पाटने का कार्य पेशे शिक्षा योजना करती है। इस नाते इसकी उपयोगिता है, यानी इसका लाभ है। अगला जो लाभ है वह है श्रम की महत्ता पे बल। आप भी जानते हैं कि बेसिक शिक्षा योजना का जो ध्येय है कि करके सीखना, यानी कि जो कुछ भी हम सीखते हैं वह लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने से ही सीखते हैं, यानी कि श्रम के द्वारा सीखते हैं। इस नाते इस योजना में श्रम को विशेष महत्व देने की कोशिश की गई है और इसी नाते इस योजना में श्रम के महत्व को एक कहें कि सामाजिक रूप से मान्यता भी मिली। इस शिक्षा प्रणाली में बालक को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रम करने होते थे और इस कारण उसको श्रम के प्रति उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। जो अगला लाभ है या अगली विशेषता है वह है बालक का सर्वांगीण विकास। बेसिक शिक्षा योजना में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। हस्तकला द्वारा बालक को जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह उनके मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा होती है, यानी कि महात्मा गांधी के अनुसार वो 3H की शिक्षा होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हस्तकला द्वारा प्राप्त शिक्षा बालक का मानसिक विकास करती है, आध्यात्मिक विकास करती है और साथ साथ शारीरिक विकास के रूप में आर्थिक विकास भी करती है। जो अगली विशेषता है वह है उत्तम नागरिकों का निर्माण। बेसिक शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आगे चलकर राज्य के लिए एक उत्तम नागरिक बनते हैं, क्योंकि वह अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं। बुनियादी शिक्षा में महात्मा गांधी ने इसी बात पर बल दिया कि हर व्यक्ति स्वयं में उदार नागरिकता के गुणों का विकास करे और समाज और राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध हो सके। बेसिक शिक्षा योजना का एक अन्य लाभ यह है कि विद्यालय और सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करती है। बेसिक शिक्षा की एक सबसे बड़ी विशेषता इसे मानी जाती है कि जो विद्यालय और समाज था उसको निकट लाने का प्रयास बेसिक शिक्षा योजना के माध्यम से किया गया। इस योजना का उद्देश्य पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक आदि का चुनाव करते समय समाज अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है और समाज अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हीं पाठ्यक्रमों को उस समाज में स्थित विद्यालय में संचालित करने का कार्य करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा और समाज में एकरूपता लाने का प्रयास बेसिक शिक्षा योजना करती है। अगली विशेषता है या अगला लाभ है सानुबंधता का, यानी कि बेसिक शिक्षा योजना का एक गुण यह है कि इसमें ज्ञान को इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में प्रदर्शित किया गया है और सभी विषयों को हस्तकला के माध्यम से या हस्तकला से संबद्ध करके पढ़ाने की वकालत की गई है। परिणाम यह होता है कि सभी विषय एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं और उसकी पर्याप्त जानकारी विद्यार्थियों को हस्तकला के माध्यम से हो जाती है। बेसिक शिक्षा का एक अन्य लाभ यह है कि नैतिक गुणों का विकास करती है।
नैतिक गुणों के संदर्भ में महात्मा गांधी ने ये कहा कि बालकों में यदि नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास नहीं होगा तो वो समाज के प्रति समर्पित नहीं हो पाएंगे। इसलिए शिक्षा का केंद्र बिंदु बनाने से बालकों में नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास स्वयं ही हो जाता है। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन बने? हस्तकला बने। तो हस्तकला के माध्यम से अगर हम बालकों में शिक्षा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से बालकों में स्वयं ही नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास होने लगता है और सामूहिक रूप से कार्य करने के फलस्वरूप उसमें सहयोग, दया, विनम्रता, सहानुभूति इत्यादि का भाव जागृत होने लगता है। बेसिक शिक्षा योजना का एक अन्य लाभ यह है कलात्मक एवं सौंदर्यानुभूति। बेसिक शिक्षा में बच्चा सदैव निर्माण की ओर प्रवृत्ति रहता है, क्योंकि हस्तकला मुख्य विषय है इसका। हस्तकला इसका जो आधार है, इस नाते वह समय सदैव निर्माण की ओर अग्रसर रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह वस्तुओं को सुंदर ढंग से रखने और उनको सजाने की भावना उसके अंदर जागृत होती है। वह चित्रकारी में, संगीत में भी रुचि लेने लगता है, जिससे उसका कलात्मक और सौंदर्यात्मक विकास होने लगता है। बेसिक शिक्षा का जो महत्वपूर्ण लाभ ये है कि या महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि मातृभाषा एवं राष्ट्रीय भाषा के प्रति इसमें आदर की भावना दिखाई देती है। बेसिक शिक्षा योजना में शिक्षा का माध्यम ही मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा रखा गया है। इस शिक्षा योजना में बालक का माध्यम मातृभाषा होती है और मातृभाषा को राष्ट्रभाषा को भी वह सम्मान की दृष्टि से देखने की कोशिश करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बेसिक शिक्षा योजना थी उसके अनेक लाभ थे, जहां बच्चों में आर्थिक विकास होता था, राष्ट्र के प्रति उसका समर्पण भी दिखाई देता है, मातृभाषा को महत्व देता था, राष्ट्रभाषा को महत्व देता था, उसको वो जो शिक्षा योजना थी उसके लिए आर्थिक दृष्टि से उपयोगी थी, उसमें सामाजिकता के गुणों का विकास होता था। ये इत्यादि इत्यादि जो है अनेक लाभ उसको दिखाई देते हैं। इसमें कुछ दोष भी थे, इसके कुछ अवगुण भी थे, जिनकी हम चर्चा संक्षेप में हम कर देना चाहते हैं। कि पहला जो दोष था जिसको विद्वानों ने माना कि यह बेसिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण दोष है कि इसमें शिक्षा की अपेक्षा धन पे अधिक बल दिया गया है। बुनियादी शिक्षा की आलोचना करते हुए विद्वानों ने कहा कि इस शिक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भरता पर यानी कि व्यावसायिकता पर व्यावसायिकता से अधिक बल दिया गया है, क्योंकि आरंभ से ही बालकों को व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर शिक्षा प्रदान करने की बात इसमें कही गई है, यानी कि हस्तकला पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। आपको हम बता दें कि इनका जो स्कूल समय था वह 5.5 घंटे का था, जिसमें 3 घंटा 20 मिनट हस्तकार्य के लिए दिया गया था, 10 मिनट का लंच किया गया था, 30 मिनट के लिए इनका संगीत का और साहित्य की शिक्षा, अन्य विषयों की शिक्षा के लिए रखा गया था, गणित के लिए केवल 10 मिनट का समय रखा गया था। तो इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि इसमें व्यावसायिकता पर ज़्यादा फोकस किया गया था, ज्ञान की अपेक्षा या आत्मनिर्भरता पर इसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था कि बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ का चिंतन कर सके। तो इस कारण इसकी एक तरह से कह सके कि इसमें धन उपार्जन पर ज़्यादा महत्व दिया गया था। चूँकि व्यावसायिकता को ज़्यादा फोकस किया गया था तो निश्चित रूप से व्यावसायिकता का उद्देश्य है धन उपार्जन, तो धन उपार्जन पर ज़्यादा फोकस किया गया था। अध्यापक भी अपने वेतन के लिए प्रयोगात्मक कार्यों पर निर्भर रहते थे। एक सबसे बड़ा दोष ये भी है कि चूंकि सरकार ने कह दिया था महात्मा गांधी की शिक्षा योजना में कि सरकार इसको छात्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदे, इससे जो धन अर्जित होगा वो विद्यार्थियों के लिए और साथ साथ विद्यालयों के काम आएगा और साथ साथ शिक्षकों का वेतन की कुछ आंशिक आवश्यकता की पूर्ति होगी। इस नाते विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा
केंद्रित करने का काम शिक्षक करते थे, ताकि उससे उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से कुछ धन अर्जित हो सके। दूसरा जो दोष था कि जब धनोपार्जन पर ज़्यादा फोकस किया जाता तो शिक्षा बाल केंद्रित रही नहीं, तो हस्तशिल्प केंद्रित हो गई। तो जब शिक्षा बाल केंद्रित नहीं हुई तो उसके बाद से बालकों का इसमें सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया। बालक केवल फोकस किए हुए थे कि हमको हस्तकार के द्वारा शिक्षा लेनी है, स्वतंत्र रूप से वो कुछ चिंतन नहीं कर पा रहे थे। उनके अन्य विषयों के ज्ञान पर उतना बल नहीं दिया गया, हस्तकाल पे ही ज़्यादा महत्व दिया गया। तो एक इसके अवगुण या दोष ये हैं। तीसरी जो कमियां थी कि असंतुलित समय सारणी था। मैंने आपको बताया कि जो 5.5 घंटे का समय सारणी था उसमें 3 घंटा 20 मिनट का जो समय था वह इनके हस्तकार के लिए था, और बाकी के जो शेष समय थे, जैसे कि मातृभाषा के लिए 40 मिनट का समय इनके लिए निर्धारित था, संगीत, चित्रकला और अंगणित के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया था, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के लिए 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया था, शारीरिक शिक्षा के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया था, और भोजन के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। तो ऐसी स्थिति में ये जो समय का बंटवारा है या समय का विभाजन है, ये असंतुलित समय सारणी थी, जिसके कारण बालक कार्य करते 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 थक जाता था। 3 घंटा 20 मिनट केवल हस्त कार्य करता था, जिसके कारण वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाता था। और आपको मालूम है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो मानसिक विकास भी उसका ठीक ढंग से नहीं हो पाता था। जो चौथी कमी थी वह यह थी कि छात्रों द्वारा जो निर्मित वस्तुएं थी वह बाजार में जाती थी, वहाँ पे प्रतिस्पर्धा में आ जाती थी, और चूंकि छात्र उस सारी वस्तुओं को अपने हाथों से बनाते थे, 7 से 14 वर्ष के विद्यार्थी, तो कितनी अच्छी वस्तुएं बनती रही होंगी, कितनी क्वालिटी उसमें रही होगी, ये आप कल्पना कर सकते हैं। तो उन वस्तुओं का सही दाम नहीं मिल पाता था। परिणाम क्या होता था कि उसका अपव्यय होता था। अपव्यय का मतलब कि उस वस्तु बनाने में जो सामग्री लगी उसका अपव्यय हुआ, नहीं बिका तो जो समय लगा उसका अपव्यय हुआ, और इस तरह से क्या होता था कि वस्तुओं का और सामग्रियों का और समय का अपव्यय होना शुरू हो जाता था। तो एक कमी ये भी थी। एक कमी और थी बेसिक शिक्षा योजना में कि बालक की कोमल भावनाओं की अवहेलना की जाती थी। आपको मालूम है कि 7 से 14 वर्ष के बालक अति कोमल होते हैं, लेकिन उनको जो शिक्षा दी जाती थी हस्तकार द्वारा, हस्तशिल्प द्वारा शिक्षा दी जाती थी। इसका मतलब सारा जो फोकस होता था हस्तकार्यों के निर्माण के लिए होता था। तो उनको सोचने का, उनको खेलने के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया था समय सारणी में। उनको अन्य कार्य करने का अवसर ही नहीं मिल पाता था, जिससे उनकी कोमल भावनाएं आहत होती थी। एक और कमी थी बेसिक शिक्षा योजना में कि समन्वय पर अधिक बल दिया गया था। सभी विषयों को हस्त कौशल से संबद्ध करके पढ़ाने की वकालत की गई थी। कभी कभी इस प्रणाली में अनुचित ढंग से किसी भी विषय को केंद्रीय विषय के साथ संबंधित कर दिया जाता था। अब आपको भी मालूम है कि यदि अगर कृषि हम पढ़ा रहे हैं तो कृषि हस्तकला के द्वारा अगर कृषि का ज्ञान दिया जा रहा है तो उसमें हम उसमें हम अन्य विषयों को कैसे जोड़ सकते हैं। तो इस नाते केंद्रीय विषय में अन्य विषयों को जबरदस्ती या ये कहा जाए कि किसी भी रूप में उसके साथ संबद्ध करने का प्रयास किया जाता था, जो कि ये जो सानुबंध था वो प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध माना गया। तो इस आधार पे बालकों की रुचि भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी, क्योंकि जबरदस्ती किसी भी विषय के साथ किसी अन्य विषय का संयोग, सानुबंध या उसके साथ जुड़ाव हम नहीं कर सकते। तो एक दोष ये भी था बेसिक शिक्षा योजना में। एक अन्य दोष ये था कि धार्मिक एवं शारीरिक शिक्षा के प्रति उदासीनता थी। महात्मा गांधी ने भी बेसिक शिक्षा योजना में कहीं भी धार्मिक शिक्षा की बात नहीं की है, शारीरिक शिक्षा की भी बात नहीं की। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि बेसिक शिक्षा योजना में धार्मिक और शारीरिक शिक्षा दोनों का अनादर किया गया था, दोनों को कहीं स्थान नहीं दिया गया था। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि
बुनियादी शिक्षा में यानी कि बेसिक शिक्षा में अनेक गुण थे। विभिन्न विद्वानों ने इसकी प्रशंसा भी की, इसकी उपयोगिता को स्वीकार भी किया, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखा जाए तो वास्तविकता कुछ और ही प्रतीत होती है। इसमें यह पाया जाता है कि यह योजना यथार्थ जगत से संबंधित न होकर कल्पना जगत की वस्तु हो गई, क्योंकि इसमें आप देखें कि 5.5 घंटे में 3 घंटा 20 मिनट केवल विद्यार्थी हस्तकार्य कर रहा है, उसकी कोमल भावनाएं आहत हो रही हैं, उसके अन्य चीज़ों को सीखने का अवसर नहीं मिल रहा है, समय ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति, और साथ साथ जो हस्तकार्य कर रहा है उसका जो है फीडबैक नहीं मिल रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में धन का अपव्यय, समय का अपव्यय, अन्य चीज़ों से उसका बिलगाव, तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि बेसिक शिक्षा योजना कुछ हद तक कुछ चीज़ों में तो सही थी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए, अगर समग्र रूप से इसका विश्लेषण किया जाए तो यह शिक्षा योजना एक कल्पना जगत की वस्तु बन के रह गई। आचार्य कृपलानी का तो यहाँ तक विचार था कि बुनियादी शिक्षा योजना शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी की अंतिम मन सृष्टि है। वास्तव में मन सृष्टि का आक्षेप ही बुनियादी शिक्षा के समस्त गौरव और उसकी उपयोगिता को खंडित कर देता है। धन्यवाद।